आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला टॉपिक इसका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। ठीक है, वो कौन लोग थे जिनके द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, असल में टाइमलाइन क्या है इसकी, कौन कौन से साल क्या हुआ, कौन कौन सी तारीख को क्या हुआ, ये सारा एग्जाम में पूछते हैं। तो आज का टॉपिक फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता है 1920 में 19 जैसे हमको पता है 1915 क्या है 1915, ये डेट याद रखनी है। 1915 में 1915 में महात्मा गांधी महात्मा गांधी रिटर्न्ड इंडिया। 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए थे साउथ अफ्रीका से, और यहां पर आते ही उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चला रखी थी। ठीक है, और जब फ्रीडम मूवमेंट चला रखी थी तो हमें हिंदुस्तानियों को यह पता लग चुका था, आज नहीं तो कल हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। और आजाद होने के बाद हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अगर आप किसी गली मोहल्ले में जाते हो, तो अगर आप किसी को पूछते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो 90% 99% लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। बट उनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, महानुभाव थे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वो सारा आज हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेकिंग फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन, आपको टाइमलाइन याद रखनी है। टाइमलाइन क्या है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन कौन कौन से साल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से साल में क्या क्या हुआ, वो टाइमलाइन हमको क्या करनी है, याद रखनी है। तो टाइमलाइन में सबसे पहले हमको याद रखना है साल 1934। साल है 1934। पहला ये जो साल है एग्जाम में पूछा गया है 1934। 1934 में क्या हुआ, एक ऐसी शख्सियत जिसने बोला कि भारत का संविधान होना चाहिए, वो कौन था, एम एन रॉय। क्या नाम था उसका, एम एन रॉय। एम एन रॉय डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एम एन रॉय ने डिमांड रखी कि भारत का संविधान बनना चाहिए। एम एन रॉय डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना 1934 में पहला बंदा जिसका नाम क्या है, एम एन रॉय, इन्होंने डिमांड रखी कि भारत का संविधान होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है एम एन रॉय कौन थे, तो आपको याद रखना है ही वॉज द he was the founder of he was the founder of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भारत की एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके फाउंडर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक, तो 1934 में पहली डिमांड कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये किसने डिमांड रखी, एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्या रहे हैं, फाउंडर रहे हैं। तो आपको याद रखना है ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले डिमांड कि भारत का संविधान होगा किसने रखी, एम एन रॉय ने। कौन से साल में, 1934 में। कौन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन, यहां पर मैं लिख रहा हूं सीपीआई। सीपीआई वॉज फॉर्मली सीपीआई वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। सीपीआई वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश इन इंडिया। सीपीआई इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी डेट आपको याद रखनी है। इसकी डेट है आपकी 26 दिसंबर 1925। और ये कहां पर बनी ये पार्टी, कानपुर। कहां बनी ये पार्टी, कानपुर।
तो भारत का संविधान होगा, ठीक है। इसकी पहली डिमांड किसने की? एमएन रॉय ने। ही डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कौन था? फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके साथ एक और बंदा है जो आपने याद रखना है, अलोंग विद अबानी मुखर्जी। एमएन रॉय के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन करी, अलोंग विद अबानी मुखर्जी। एक और नाम है आपको याद रखना है, अबानी मुखर्जी। ये भी इनके साथ था और इन्होंने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क्या रखी? नींव रखी, अलोंग विद अबानी, ABANI, अबानी मुखर्जी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब डिमांड तो रख ली, अब हुआ क्या कि उस समय देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह सोचा कि देश की आजादी के लिए हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम है, तो कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसको करनी चाहिए थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। पर कर कौन रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया छोटी पार्टी थी, आईएनसी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो जैसे ही ये डिमांड एमएन रॉय ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने करी, तो आईएनसी के ऑफिस में थोड़ा हड़कंप मच गया। उन्होंने बोला कि ये डिमांड कर रहे हैं, हमको भी करनी चाहिए। तो साल आया 1935। कौन सा साल आया? 1935। ये साल याद रखना है, ईयर 1935। इस साल में क्या हुआ? इस साल में ये हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड, ऑल्सो डिमांडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी। अब ये डिमांड किससे की जा रही है? जाहिर सी बात है, अंग्रेजों से की जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या कर दी? डिमांड कर दी। अब आया साल 1938। साल आया 1938। 1938 ये याद रखना है ईयर। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आईएनसी को लगा कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, बट वो ऐसा ना हो कि अंग्रेज ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। बात समझ में आ गई? आईएनसी ने भी डिमांड रखी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 1938 में या उससे पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने ये क्वेश्चन था कि हमने डिमांड तो रख ली है, पर ऐसा ना हो अंग्रेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, हमको तो खुद से अपना संविधान लिखना है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू on the behalf of Indian National Congress, on the behalf of INC, on the behalf of INC declared that, इन्होंने ये डिक्लेयर किया, declared that Constitution of India, declared that Constitution of India should be made by independent constituent assembly, should be made by independent constituent assembly, should be made by independent constituent assembly without the interference of, without the interference of Britishers, without the interference of Britishers। समझ में आई बात? ये भी ईयर है आपके पास 1934, ये भी ईयर है 1935, ये भी ईयर है आपके पास 1938। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी थी, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किसके बिहाफ पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिमांड की कि यह डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बनेगा, बट उसको कौन बनाएगा? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा उसमें कोई भी ब्रिटिशर्स का क्या होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इंडिया में सारी चीजें हो रही थी। अब एक और चीज, एक और याद रख लेना, साल 1940, साल है 1940, साल आया 1940। अब सीपीआई ने भी डिमांड की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड की है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ा, और 1940 में, साल आया 1940 में, अंग्रेजों ने यह डिमांड मान ली, और अंग्रेजों ने अगस्त के महीने में यह डिमांड मानी, और इसको बोला गया अगस्त ऑफर। इसको क्या बोला गया?
अगस्त ऑफर। अंग्रेजों ने ये डिमांड स्वीकार कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की और इसको बोला गया अगस्त ऑफर। तो ये याद रखना, अगस्त ऑफर, अगस्त के महीने में ये डिमांड मानी थी। ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस डिमांड। बात समझ में आ गई? ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को, ब्रिटिशर्स कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस डिमांड, ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान किस तरीके से बना, उसकी टाइमलाइन है। तो साल है 1934। एम एन रॉय जो था वो कौन था? फर्स्ट पर्सन। एम एन रॉय कौन था? फर्स्ट पर्सन जिसने ये डिमांड करी कि भारत का संविधान क्या होगा? बनेगा। और ये कौन था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को क्या बोला गया शॉर्ट फॉर्म में? सीपीआई। क्या बोला गया? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फाउंडर था। एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी ने मिलकर ये पार्टी क्या की थी? बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये जो सीपीआई है, इसको बाद में भारत में ऑफिशियली या फॉर्मली एस्टेब्लिश कौन सी तारीख को किया गया था? 26 दिसंबर 1925 को। और ये पार्टी कहां बनकर तैयार हुई थी? कानपुर में। ठीक है। उसके बाद साल आया 1935। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये डिमांड कर दी। क्या डिमांड करी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? कि भारत का संविधान होना चाहिए। ठीक है। फिर कांग्रेस को यह लगा ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। ठीक है। तो हमको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह था कि हम ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 1938 में याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिक्लेयर किया कि जो भारत का संविधान है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी क्या होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। फिर साल आया 1940 जिसमें ब्रिटिशर्स ने थोड़ी बहुत ये डिमांड को मान लिया और इसको क्या कहा गया? अगस्त ऑफर। बात समझ में आ गई? अगस्त के महीने में आया था। उतार दिया ये। अब ठीक है, अब आगे स्लाइड पे चलते हैं हम। यहां पर ध्यान रखना, थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। और बैकग्राउंड में क्या है आपका? बैकग्राउंड, वर्ल्ड में क्या चीजें हो रही थी? बैकग्राउंड, इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड चल रही थी। इंडिया में क्या चल रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड चल रही थी। और बैकग्राउंड, वर्ल्ड में क्या हो रहा था वो लिखना है आपको। वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही थी। डेट है 1 सितंबर 1939। डेट है 1 सितंबर, ईयर है 1939। जर्मनी अटैक्स पोलैंड। जर्मनी किस पर अटैक करता है? जर्मनी अटैक्स पोलैंड। जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पर। जर्मनी किस पर अटैक करता है? पोलैंड पर अटैक करता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। जिसकी वजह से क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। ड्यू टू विच सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, जिसकी वजह से दूसरी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है दुनिया में। कब? 1 सितंबर 1939। जर्मनी में एक तानाशाह था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था इसका? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था और एक सनकी बंदा था। इसका ऐसा मानना था कि पूरे वर्ल्ड पर किसका रूल होना चाहिए? जर्मनी का। इसका ऐसा मानना था, जर्मनी विल रूल द होल वर्ल्ड। जर्मनी विल रूल द होल वर्ल्ड। इसका ऐसा मानना था कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड पर क्या करे? रूल करे। तो इसी सनक को पूरा करते हुए उसने 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने किस पर अटैक कर दिया? पोलैंड पर अटैक किया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। जर्मनी में तो एडोल्फ हिटलर था, एक और बंदा था, इटली का डिक्टेटर, कंट्री है इटली, उसका भी एक डिक्टेटर था जिसका नाम था बेनेटो मसोलिनी। क्या नाम था? बेनेटो, बेनेटो मसोलिनी। ये भी क्या था? डिक्टेटर था। ये भी डिक्टेटर था।
तो ये जो लोग हैं, जर्मनी, इटली, ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, यूएसए के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसए तो बाद में आया, पर ये जर्मनी और इटली एक साथ थे, और इनकी लड़ाई किसके साथ हो रही थी? ब्रिटेन के साथ हो रही थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या? अब यहां पर क्या होता है, 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, और वर्ल्ड वॉर में ये लोग, ये दोनों कंट्रीज ने ब्रिटिशर्स के नाक पर क्या किया था? नाक में दम करके रखा था। अब बैकग्राउंड में वर्ल्ड में ये चल रहा है। अब साल आता है 1942। कौन सा साल आता है? 1942। टाइमलाइन लिख रहे हैं ना हम। साल आता है 1940। अब इंग्लैंड को काफी नुकसान हो रहा था, उसके बड़े सैनिक मर रहे थे, तो इंग्लैंड ने भारत में एक हाई लेवल मिशन भारत में भेजा, इंग्लैंड ने, जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन। क्या नाम था? क्रिप्स इंडिया मिशन। तो ये एग्जाम में आता है। क्रिप्स इंडिया मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स इंडिया मिशन भारत में कब आया? 1942 को। 1942 को क्रिप्स इंडिया मिशन भारत आता है, इंग्लैंड की तरफ से ये मिशन भेजा जाता है, और जिसको लीड कर रहे थे, जिसके चेयरमैन थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। जिसके चेयरमैन कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। जिसके चेयरमैन थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये भारत में आकर ये कहते हैं, इंडिया में आकर इंडियंस को कहते हैं कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद कर दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद कर लो, बदले में हम तुम्हें तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी was against this mission, was against this mission। गांधी जी इस मिशन के अगेंस्ट थे, और गांधी जी ने भारतीयों को बोला, या क्रिप्स को बोला, कि क्रिप्स, जो तुम यहां आए हो हमारे साथ समझौता करने, ऐसा नहीं चलेगा। आप बोल रहे हो हमें कि आप हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद कर लो, बदले में हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन या तुम्हें आजाद कर दें। तो गांधी ने बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम ऐसा करोगे। तो गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी सेड, अब याद रखना है, गांधी जी सेड, इस मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? इस मिशन को गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। इन्होंने बोला, ये जो है क्रिप्स इंडिया मिशन, जो हमसे समझौता करने आया है, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, जिसकी डेट क्या हो चुकी है, और ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए भारत में भेजा गया है। एंड गांधी जी लॉन्च्ड, और गांधी जी ने एक मूवमेंट यहां पर लॉन्च करी, एंड गांधी जी लॉन्च्ड, एंड गांधी जी लॉन्च्ड, गांधी जी ने क्या लॉन्च किया? गांधी जी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया? क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कब? 1942 में ही। किस मिशन के खिलाफ? क्रिप्स इंडिया मिशन के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिसमें उनका फेमस स्लोगन था, डू और डाई, करो या मरो। तो आपको याद रखना है, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस मिशन को कहा था? क्रिप्स इंडिया मिशन को। और ये क्रिप्स इंडिया मिशन भारत में कब आया? 1942 में। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान किस तरीके से बना, उसका हमने टाइमलाइन लिखा, जैसे पिछली टाइमलाइन मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये आपके सामने है, कि फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला बंदा 1934 में भारत में संविधान होगा, ये डिमांड करने वाला पहले बंदे का नाम था एम एन रॉय। ठीक है, और इसने डिमांड कब करी? 1934 में। 1934 में एम एन रॉय डिमांड करते हैं कि भारत का संविधान होगा। एम एन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर। एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, और इंडिया में ये कब एस्टेब्लिश हुई थी ये पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? 26 दिसंबर 1925 को। कहां पर? कानपुर में। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक छोटी पार्टी है, देश में उस समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह सोचा कि लड़ हम रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हम कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हमने चलाई है,
और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देश की छोटी पार्टी है, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी, ऐसा ना हो सारी मलाई ये लोग खा जाएं। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड कर दी कि भारत का संविधान होना चाहिए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड तो कर दी, जबकि पंडित नेहरू जी के मन में एक सवाल था, ऐसा ना हो कि भारत का संविधान अंग्रेज अंग्रेज ही लिख दे। ठीक है, तो 1938 में पंडित नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह कह दिया कि भारत का संविधान तो होगा, बट उसको बनाएगा कौन? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, आजाद भारत की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। फिर साल आया 1940 और इसमें अंग्रेजों ने थोड़ी बहुत ही डिमांड्स इनकी मान ली, जिसको क्या कहा गया? अगस्त ऑफर। ये सारी चीजें इंडिया में चल रही है, पर बैकग्राउंड में क्या है? वर्ल्ड में 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो 1945 में खत्म हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है? जब जर्मनी किस पर अटैक करता है? पोलैंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। जर्मनी की तरफ से डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, जो ये चाहता था कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड पर रूल करे। इसी सनक को पूरा करते हुए जर्मनी ने किस पर अटैक कर दिया? पोलैंड पे अटैक कर दिया। इसका साथ देने के लिए इटली का एक और तानाशाह था, डिक्टेटर था, जिसका नाम था बेनेटो मुसोलिनी। ये दोनों कंट्रीज किसके खिलाफ लड़ रही हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है, और अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अब अंग्रेज क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, और 1942 में भारत में एक हाई लेवल कमिटी भारत में भेजते हैं, जिसका नाम क्या है? क्रिप्स इंडिया मिशन। तो क्रिप्स इंडिया मिशन इंडिया में कब आया? 1942 में। अब इस क्रिप्स इंडिया मिशन के चेयरमैन होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये भारत में आकर ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तानियों, आप हमारा क्या कर दो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद कर दो, बदले में हम तुम्हें क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर देंगे। बट गांधी जी क्या कहते हैं क्रिप्स को कि तुम हमारे से समझौता करने के इस समय उसमें नहीं हो, हम आज नहीं तो कल आजाद हो जाएंगे। और गांधी जी ने भारतीयों से कहा यह क्रिप्स इंडिया मिशन एक षड्यंत्र है, और गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। जिसकी इस चेक जो है, चेक तो है बट इसकी डेट हो चुकी है। और गांधी जी क्या लॉन्च करते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। कब? किसके विरोध में? क्रिप्स इंडिया मिशन के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च करते हैं, जिसका नारा क्या था? डू और डाई। इतनी बात समझ में आ गई? अब होता क्या है, बैकग्राउंड में ही ये सब चल रहा है। अब ये दोनों, जर्मनी और इटली, दोनों को, अंग्रेजों को क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। अब होता क्या है, अगर मैं यहां पर फिर से बैकग्राउंड की बात करूं, बैकग्राउंड फिर से यहां पर मैं बैकग्राउंड लिख लेता हूं, बैकग्राउंड की बात करूं। बेनेटो मुसोलिनी वॉस बेनेटो मुसोलिनी बेनेटो मुसोलिनी वॉस कैप्चर्ड। वर्ल्ड वॉर तेज हो गई है, बेनेटो मुसोलिनी को कैप्चर्ड कर दिया जाता है, एंड किल्ड, और उसको मार दिया जाता है, इन रोम। इटली का एक शहर है रोम में, उसको मार दिया जाता है। किसको? बेनेटो मुसोलिनी को मार दिया जाता है। उसको रोम में उल्टा टांगा जाता है और उसके चेहरे पर 30 गोलियां मारी जाती हैं। अब ये खबर किसके पास पहुंचती है? हिटलर के पास। तो हिटलर क्या कर देता है? हिटलर हिटलर ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। हिटलर ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। हिटलर क्या कर देता है? सुसाइड कर लेता है, और इन दोनों की जीवन लीला क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? अब होता क्या है कि जो जापान है, इनके साथ एक और साथी कंट्री थी, जापान। इनके साथ एक और कंट्री थी जो इनका साथ दे रही थी, जिसका नाम क्या है? जापान। जापान क्या करता है? जापान लॉन्चेस जापान लॉन्चेस ऑपरेशन 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 का नाम है टोरा, TORA, TORA, फिर TORA, टोर्नेडो अटैक्स। ऑपरेशन लॉन्च करता है टोरा 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 इन पैसिफिक ओशन, इन पैसिफिक ओशन अगेंस्ट यूएसए, इन अगेंस्ट यूएसए ऑन देयर नेवल बेस। यूएसए का एक नेवी का बेस था, ऑन देयर नेवल बेस, जिसका नाम है पर्ल हार्बर, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। अब हुआ क्या कि जापान जो है इनका साथ दे रहा था, किसका? जर्मनी और इटली का। ये हार मानने वालों में से नहीं था उस समय। तो पैसिफिक ओशन में यूएसए आर्मी का एक नेवी का बेस था, जिसका नाम क्या था? पर्ल हार्बर। ठीक है, जापान वहां पर
ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, टोरा टोरा टोरा, टॉर्नेडो अटैक्स करता है, जिसकी वजह से मैनी यंग अमेरिकन्स लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी यंग अमेरिकन्स लॉस्ट देयर लाइफ, जिसकी वजह से बड़े सारे यंग अमेरिकन सैनिकों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है। बात समझ गए इतनी? फिर होता क्या है, उस समय यूएसए का जो प्रेसिडेंट था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये उस समय यूएसए का प्रेसिडेंट था और वो ये कहता है कि हम जापान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी दुनिया क्या करेगी, याद रखेगी। अब साल आता है 1945। साल क्या आता है? 1945। डेट है 6 अगस्त 1945। जापान की एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा। सुना है आपने, एटम बम फेंके गए थे इस पर। साल है 1945 और डेट है 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा जापान का एक शहर है जहां पर यूएसए ड्रॉप्ड फर्स्ट एटम बम। यूएसए ड्रॉप्ड फर्स्ट एटम बम। यूएसए पहला एटम बम यहां मारता है और उस एटम बम का नाम है, एटम बम का नाम याद रखना, और उस एटम बम का नाम है लिटिल बॉय। पहला एटम बम जिसका नाम है लिटिल बॉय, ये एटम बम का नाम है, एटम बम। तो जैसे कि उसने बोला था कि पूरी दुनिया देखेगी कि हम जापान का क्या हर्ष करते हैं, तो उन्होंने अपना पहला एटम बम, न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। कहां पर? जापान के एक शहर हिरोशिमा में। कब? 6 अगस्त 1945 को। और नाम क्या है एटम बम का? लिटिल बॉय। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945, फिर तारीख आती है उसी साल 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945, शहर का नाम है नागासाकी। शहर का नाम क्या है? नागासाकी। ये भी जापान के शहर का नाम है। 9 अगस्त 1945 को यहां पर एक और एटम बम फेंका जाता है जिसका नाम है फैट मैन। फैट मैन, ये भी एटम बम है जिसको फेंका जाता है यूएसए की तरफ से। कहां पर? नागासाकी में। अब जैसे ही दो एटम बम गिरते हैं तो जापान क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जापान सरेंडर्स, जापान सरेंडर्स एंड एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या क्या होता है? खात्मा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? पता लग गया? ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारत का संविधान जो पहली डिमांड थी वो 1934 में किसने रखी? एम एन रॉय ने। 1934 में डिमांड किसने करी? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर। उन्होंने और अर्नब मुखर्जी के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क्या रखी? नींव रखी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी? 26 दिसंबर 1920 1925 को, 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई बनी। कहां पर बनी? कानपुर में। 1934 में पहली डिमांड एम एन रॉय के द्वारा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह कहा कि भारत का संविधान बनेगा और उस संविधान को कौन बनाएगा? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1940 में अगस्त ऑफर के चलते अंग्रेजों ने थोड़ी बहुती बात पर इनके साथ क्या कर दी थी? सहमति जता दी थी। तो ये सब इंडिया में हो रहा था। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी जाती है। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। जब जर्मनी किस पर अटैक करता है? पोलैंड पर अटैक करता है। जर्मनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? एडोल्फ हिटलर। और जर्मनी का साथ दे रहा था इटली, और इटली में भी एक डिक्टेटर था जिसका नाम था बेनेटो मुसोलिनी। ठीक है। अब ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं और अंग्रेजों को काफी नुकसान हो रहा है। तो अंग्रेज सोचते हैं क्यों ना मरने मारने के लिए हम भारतीयों को आगे कर दें। तो 1942 में इंग्लैंड षड्यंत्र के तहत एक हाई लेवल कमीशन भारत में भेजता है जिसका नाम क्या है? क्रिप्स इंडिया मिशन। और क्रिप्स इंडिया मिशन जब भारत में आता है, जिसको लीड कौन कर रहे थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। वो भारत में आकर ये कहते हैं
कि हिंदुस्तानियों अगर तुम हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद करोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाएगा। बट गांधी जी इससे नाखुश होते हैं और गांधी जी कहते हैं क्रिप्स को कि तू तू अभी भी हमसे क्या कर रहा है, कंप्रोमाइज करने के उसमें नहीं है। तो जो तू कर रहा है हमें तेरे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, हो सकता है तू सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंडिया की मदद नहीं करे। तो गांधी जी ने इस मिशन को क्या कह दिया था, पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने इस मिशन को, क्रिप्स इंडिया मिशन को पोस्ट डेटेड कहा और गांधी जी ने इस मिशन से नाखुश होकर इंडिया में एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और कब लॉन्च की गई थी, 1942 में, जिसमें फेमस स्लोगन था उनका डू और डाई। तो ये बात इंडिया में हो रही थी पर बैकग्राउंड में सेकंड वर्ल्ड वॉर तेज हो चुकी थी। बेनेटो मुसोलिनी को मार दिया गया, एडोल्फ हिटलर को मार दिया गया। इनका साथ एक कंट्री दे रही थी जिसका नाम क्या था, जापान। जापान ने 1941 में, मैंने ईयर नहीं लिखाया, अब लिख लेना, जापान ने 1941 में, जापान लिख लो, जापान ने 1941 में, इन 1941, यहां लिख लेना 1941, बैकग्राउंड में जापान ने 1941 में ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, टोरा टोरा टोरा। ये टॉर्नेडो अटैक किए उसने, कहां पर, पैसिफिक ओशन में, जहां पर यूएसए नेवी का क्या था, एक बेस था जिसका नाम क्या था, पर्ल हार्बर। यहां पर यूएसए के नेवी के सैनिक थे और यहां पर जापान ने क्या कर दिया, टॉर्नेडो अटैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बड़े सारे यंग अमेरिकी जो फौज के थे वो मारे गए। उस समय यूएसए का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था, उसने बोला कि हम जापान को ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। साल आया 1945 का और वो दिन था 6 अगस्त 1945। कौन सा है, 6 अगस्त 1945। जापान का शहर हिरोशिमा, उसमें पहला एटम बम फेंका गया जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। उसके बाद दिन आया 9 अगस्त 1945, जगह है नागासाकी, शहर है जापान का, दूसरा एटम बम फेंका गया जिसका नाम क्या है, फैटमैन। तो लिटिल बॉय और फैटमैन, दो एटम बम फेंके गए थे, कहां पर, हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 अगस्त 1945 को कौन सा एटम बम फेंका गया, लिटिल बॉय। कहां फेंका गया, हिरोशिमा में। 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम फेंका गया, क्या नाम है उसका, फैटमैन। कहां फेंका, नागासाकी में। जब दोनों एटम बम ने तबाही मचाई तो जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, अंग्रेज तो जीत गए पर अंग्रेज थक चुके थे, अंग्रेजों का पैसा भी लग चुका था, अंग्रेजों के सैनिक भी मर चुके थे। अब ना ही अंग्रेजों के पास इतना पैसा था कि वो बाकी कॉलोनीज को जिन पर वो राज कर रहा है उनको चला सके। तो एक के बाद एक उसने अपनी टेरिटरीज को आजाद करना शुरू कर दिया और इंडिया भी उसमें से एक था। अब साल आता है, हम दोबारा चलते हैं इंडिया में क्या चल रहा है। अब साल आता है 1946। साल कौन सा आता है, 1946। अंग्रेज भारत में एक हाई लेवल कमीशन फिर से भेजते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। अंग्रेज भारत में एक हाई लेवल कमीशन भेजते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान, और जिसको 3 लोग लीड कर रहे थे। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, एक था क्रिप्स, दूसरा था अलेक्जेंडर और तीसरा था लॉरेंस। और तीसरा क्या था, लॉरेंस, तीसरे का नाम था लॉरेंस। 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी है, अंग्रेज थक चुके हैं, तो अंग्रेज 1946 में एक हाई लेवल कमीशन भारत में भेजते हैं जिसका नाम है क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको 3 लोग लीड कर रहे थे, कौन कौन, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस प्लान, इसी प्लान के रिकमेंडेशंस पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस प्लान, और इसी प्लान के रिकमेंडेशन पर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज मेड टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई। तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया जिसको 3 लोग लीड कर रहे हैं, कौन कौन, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और इसी कैबिनेट प्लान की रिकमेंडेशन में भारत में क्या बनाई जाती है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो किसका संविधान आगे लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमिटी की सिफारिशों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशंस पर यह बनी। और साथ में ही कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला जब तक भारत में एक परमानेंट सरकार नहीं बन जाती तो भारत में एक टेम्पररी गवर्नमेंट चलेगी जिसका नाम क्या होगा, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट भारत में रूल करेगी।
टेम्पररी गवर्नमेंट, जिसको बोला गया इंटरिम गवर्नमेंट भारत में रूल करेगी, जिसके हेड कौन होंगे, हेडेड बाई JL नेहरू, जिसके हेड होंगे जवाहरलाल नेहरू। तो जब तक भारत में अपनी सरकार नहीं बनती तब तक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। आपको नोट में ये याद रखना है, एक और चीज नोट में याद रखना है, भारत में पहली फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, फर्स्ट, जिसको आज हम लोकसभा इलेक्शन कहते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, भारत में जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी वो हुई थी 1951-52 में। ठीक है, ये याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई? तो किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी? किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर? कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशंस पर भारत की एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 1946 में हमने ये मान लिया कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो डिमांड 1934 से की थी और कब जाकर खत्म हुई? 1946 में। समझ आ गया इतना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये लिख लिया आपने? ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कितने मेंबर्स थे इसमें? कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये सवाल आता है, असेंबली जो बनकर तैयार होगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे? कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको याद रखना है, टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने होंगे? 389। टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे 389 मेंबर्स। ये एग्जाम के लिए याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 389 मेंबर्स। ठीक, बात समझ में आ गई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनकर तैयार होगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 389 मेंबर्स होंगे। अब सवाल ये आता है, सर ये 390 क्यों नहीं, 389 ही क्यों? जरा सोचो। 389 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ये 389 ही क्यों, 400 क्यों नहीं? तो उस समय इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन थी, इंडियाज पॉपुलेशन कितनी थी? 389 मिलियन। भारत की पॉपुलेशन 389 मिलियन थी, और वन मेंबर, एक मेंबर कितने लोगों पर आया था? एक मेंबर 1 मिलियन लोगों पर चुना गया। एक मेंबर 1 मिलियन लोगों को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। इस वजह से ये स्पेसिफिक नंबर है 389 मेंबर्स। तो आपको याद रखना है टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 मेंबर्स। अब इन 389 मेंबर्स में क्वेश्चन ये आता है, हाउ मैनी वर इलेक्टेड, हाउ मैनी वर इलेक्टेड, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे? हाउ मैनी वर इलेक्टेड, और हाउ मैनी वर नॉमिनेटेड, हाउ मैनी वर नॉमिनेटेड। अब सवाल ये आता है कि मेंबर्स इलेक्टेड कितने थे और नॉमिनेटेड कितने थे? बात समझ, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड तो आप समझते हो, इलेक्टेड मतलब चुनकर आए होंगे, नॉमिनेटेड सिर्फ उनमें इलेक्शन नहीं होती। तो यहां पर हमको ये, अभी हमको ये समझेंगे। तो टोटल हमारे पास 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स। उनको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 292, 93 और 4 मेंबर्स। तो 389 मेंबर्स को मैंने डिवाइड कर दिया 292 में, 93 मेंबर्स में और 4 मेंबर्स में। अभी समझाऊंगा ये क्यों किया। उस समय क्या होता था? उस समय स्टेट्स जैसा कुछ नहीं होता था। उस समय इंडिया में स्टेट्स जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था। नो कंसेप्ट ऑफ स्टेट्स एट दैट टाइम, नो कंसेप्ट ऑफ स्टेट्स एट दैट टाइम। उस समय स्टेट्स जैसा कोई भी कंसेप्ट भारत में नहीं था, क्योंकि हम उस समय आजाद नहीं हुए थे। उस समय क्या होता था?
उस समय होता था लार्ज प्रोविंसेस, लार्जर प्रोविंसेस बड़े प्रांत, लार्जर प्रोविंसेस को बोला जाता था बड़े प्रांत, और स्मॉलर प्रोविंसेस, स्मॉलर प्रोविंसेस मतलब छोटे प्रांत। उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे बॉम्बे बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ठीक है, इस तरीके से होता था। तो लार्जर प्रोविंस होते थे और स्मॉलर प्रोविंस हुआ करते थे। तो यहां पर आपको याद रखना है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, टोटल 389 मेंबर्स थे, उनको मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, 292, 93 और 4। मुझे यहां से पता लगेगा कि कितने इलेक्टेड थे और कितने क्या थे, नॉमिनेटेड थे। उस समय स्टेट्स जैसा कोई भी कंसेप्ट भारत में नहीं होता था, उस समय होते थे बड़े प्रांत और छोटे प्रांत, लार्जर प्रोविंस और स्मॉलर प्रोविंस। लार्जर प्रोविंस को क्या कहा जाता था, लार्जर प्रोविंस को कहा जाता था गवर्नर प्रोविंसेस। क्या कहा जाता था, गवर्नर प्रोविंसेस। बड़े प्रांतों को कहा जाता था गवर्नर प्रोविंसेस और स्मॉलर प्रोविंसेस को कहा जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और छोटे प्रांतों को कहा जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इतनी बात समझ में आ गई। उस समय क्या होते थे, बड़े प्रोविंस छोटे प्रोविंस। बड़े प्रोविंसेस को कहा जाता था गवर्नर प्रोविंसेस, छोटे प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब आपको याद रखना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये जो 292 मेंबर्स थे, 292 मेंबर्स, ये आपने लिखना है इलेक्टेड फ्रॉम, ये कहां से इलेक्ट हुए थे, इलेक्टेड फ्रॉम 292 मेंबर्स, इलेक्टेड फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 11 गवर्नर प्रोविंसेस, एंड देयर इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, एंड देयर इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, एंड देयर इलेक्शन इज इनडायरेक्ट। तो बात समझ में आ गई इतनी। ये जो 389 में से 292 मेंबर्स थे, ये कहां से आए थे, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से। तो गवर्नर प्रोविंसेस मतलब बड़ी प्रोविंसेस। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। ठीक है, अब ये हो गया। और 4 मेंबर्स, ये वाले जो 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स, ये 4 मेंबर्स कहां से आए थे, इलेक्टेड फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। ये 4 कहां से आए थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। उनके नाम है दिल्ली, पहला प्रोविंस का नाम है दिल्ली, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। दूसरे का नाम है अजमेर, अजमेर। तीसरे का नाम है कुर्ग, COORG, कुर्ग। और फोर्थ का नाम है बलोचिस्तान। ये 4 आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, छोटे प्रांत थे। कुर्ग कर्नाटका में है और बलोचिस्तान आपको पता है आज कहां पर है, पाकिस्तान में। तो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और इन 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से कितने मेंबर आए थे चुनकर, 4 मेंबर्स। और 292 मेंबर्स कहां से चुनकर आए थे, 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे। तो मुझे आप खुद बताओ कि कितने इलेक्टेड हुए, हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड आउट ऑफ 389, कितने इलेक्टेड हुए बताओ। उतारने से काम नहीं चलेगा भाई। उतार के क्या लोगे, जब तक समझोगे नहीं तो उतार के क्या लोगे। सिर्फ उतार रहे हो, उतारने से क्या मिलेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया 389 में से मैंने 292 में डिवाइड किया, 389 को 93 में डिवाइड किया और इसको 4 में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने बोला ये 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे। 292 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, और 4 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। तो टोटल इलेक्टेड कितने हो गए, 296। 15 कहां से हो गए, 292 मेंबर्स ये हैं, 4 मेंबर्स ये हैं, है कि नहीं 4 मेंबर्स। सिर्फ उतारने पे ध्यान मत दो भाई, ये 4 मेंबर्स ये हैं और 292 मेंबर्स ये हैं। ये 292 मेंबर्स, ये 4 मेंबर्स, ये इलेक्टेड हैं। तो टोटल इलेक्टेड कितने हो गए, 296। 15 कहां से बोल दिया तूने, 15 कैसे आ गया फिर। तो फिर मैथ भी वीक है। सिर्फ उतारने पे ध्यान मत दे भाई, इधर इधर ध्यान दे, इधर सारे ध्यान दो, सिर्फ लिखने पे ध्यान नहीं दो। एग्जाम का क्वेश्चन है हाउ मेनी वर इलेक्टेड, फिर 15 लगा के आ जाओगे टिक तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स इलेक्टेड थे। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर मैं लिखा रहा हूं 292 मेंबर्स 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए हैं, 4 मेंबर्स 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए हैं, तो टोटल कितना हो गया 296। अब बच गए कौन, 93।
बच गए ना 93। ये 93 क्या है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 93 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम, वर नॉमिनेटेड फ्रॉम, नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। उस समय क्या होती थी, प्रिंसली स्टेट्स होते थे ना, राजे महाराजे हुआ करते थे। तो राजा महाराजाओं को भी बोला कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, अपने मेंबर्स भी भेजो। तो वो वहां पर इलेक्शन नहीं, राजा तो इलेक्शन नहीं करवाएगा। तो राजा ने कितने मेंबर्स, राजाओं ने कितने मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजे, कितने, 93। इसका मतलब हाउ मेनी वर नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने थे, 93। बात समझ में आ गई। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 389 मेंबर्स, जिसमें से इलेक्टेड कितने हैं, 296, और नॉमिनेटेड कितने हैं, 93। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब अगर 296 और 93 को ऐड करोगे तो 389 मिल जाएगा आपको। तो ये जो 296 जो मेंबर्स थे, इसमें से 292 मेंबर्स कहां से आए थे, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से। और 11 गवर्नर प्रोविंसेस मतलब बड़ी प्रांत, बड़ी प्रोविंस। और 4 मेंबर्स कहां से इलेक्ट होकर आए थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस मतलब स्मॉलर प्रोविंस, ठीक है। और 93 कहां से आ गए थे, प्रिंसली स्टेट से। तो 296 वर इलेक्टेड एंड 93 वर नॉमिनेटेड। एंड और ये आपको यहां से, हमको यहां से ये पता लग गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, नोट लिखना, जो आपकी सीए लिख रहा हूं मैं यहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज पार्शली नॉमिनेटेड, पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली इलेक्टेड। बात समझ में आ गई, समझ में आया ये क्या लिखा मैंने, बोलो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, भाई तुम्हारी इंग्लिश भी बड़ी वीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आधी नॉमिनेटेड है आधी इलेक्टेड है। तो इसमें तो शर्माने वाली क्या बात है कि नहीं सर मुझे पता ही नहीं लगा, क्या लिख रहे हो आप, पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड, ये तो साफ दिख रहा है कि आधे लोग 296 लोग चुनकर आए हैं और 93 क्या है आपके नॉमिनेटेड हैं। तो टोटली इलेक्टेड बॉडी थोड़े ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या है, आधी इलेक्टेड है आधी क्या है, नॉमिनेटेड है। पता लग गया। तो यहां पर आपको याद रखना है, फिर से देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन पे बनी, उसके टोटल कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। ये आंकड़ा 389 ही क्यों है, क्योंकि उस समय भारत की आबादी 389 मिलियन थी और 1 मिलियन पर एक मेंबर चुनकर आया था, इस वजह से नंबर स्पेसिफिक है, 389 मेंबर्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है 389 मेंबर्स में से कितने इलेक्टेड हैं और कितने नॉमिनेटेड हैं। तो उसका जवाब हमने दे दिया कि उस समय स्टेट्स जैसा कुछ नहीं होता था, उस समय होती थी बड़ी प्रांत और छोटी प्रांत। बड़ी प्रांत मतलब लार्जर प्रोविंसेस, जिनको क्या कहा जाता था, गवर्नर प्रोविंसेस। स्मॉलर प्रोविंस मतलब छोटी प्रांत, जिनको क्या कहा जाता था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। 389 को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 292 मेंबर्स, 93 मेंबर्स और 4 मेंबर्स। अब जो ये 292 मेंबर्स थे, ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आए थे। गवर्नर प्रोविंसेस मतलब बड़ी वाली प्रोविंस से इलेक्ट होकर आए थे, कितने, 292। और जो 4 मेंबर्स हैं, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से चुनकर आए थे। वो कौन सी कमिश्नर प्रोविंसेस थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलोचिस्तान। कुर्ग कर्नाटका में, बलोचिस्तान आज के पाकिस्तान में। तो ये दोनों इलेक्टेड हैं, ये वर्ड लिखा है ना मैंने इलेक्टेड, यहां भी इलेक्टेड लिखा है, यहां पर भी मैंने इलेक्टेड लिखा है। तो टोटल कितने मेंबर सिलेक्टेड हो गए, 296। अब बचा ये 93। तो ये जो 93 है, ये क्या थे, नॉमिनेटेड। ये क्या है, नॉमिनेटेड। और किसने किया है, प्रिंसली स्टेट्स पे। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आगे जाकर भारत का संविधान लिखेगी, वो आधी नॉमिनेटेड थी और आधी क्या थी, इलेक्टेड थी। और जो इलेक्शन जो हुई थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। इलेक्शन कैसी थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन थी, इलेक्शन थी इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसको हम आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना था कि इलेक्शन क्या थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। समझ में आ गया कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब आगे बढ़ते हैं, आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब यहां पर, यहीं पर मैं लिख लेता हूं, 296 इलेक्टेड हैं, 296 क्या है, इलेक्टेड है, 296 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स है। अब इनके बीच में इलेक्शन हुई होगी तभी इलेक्ट होकर आए, ठीक है। 296 सीट्स, जिसमें से 208 सीट्स किसकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 208 सीटें किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 73 सीट्स जीती हैं मुस्लिम लीग ने, 73 सीट्स किसने जीती हैं, मुस्लिम लीग ने, और 15 अदर्स के पास थी।
तो 296 में 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, 73 मुस्लिम लीग के पास थी और 15 किसके पास थी? अदर्स के पास थी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर आपको अभी कोई पूछेगा कि टोटल कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो कितने थे? 389, जिसमें से 296 इलेक्टेड, 93 नॉमिनेटेड। 296 में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। कितनी? 208। 73 किसके पास है? मुस्लिम लीग के पास। और 15 किसके पास है? अदर्स के पास। इतनी बात समझ में आ गई? उस समय हर तबके से लोग आए थे। आगे कर रहा हूं। ऑल द कम्युनिटीज all the communities all the communities represented, जितनी भी कम्युनिटीज थी भारत में, वो सारों का रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑल द कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदूज भी थे, याद रखना है, मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख लोग भी थे, पारसी लोग भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, ईसाई लोग भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, एससीज और एसटीज का रिप्रेजेंटेशन भी था, यह भी याद रखना है, और वुमेन्स का भी क्या था? रिप्रेजेंटेशन था। वुमेन्स ऑल्सो इंक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वुमेन्स का रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? यस, वुमेन्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो उस समय की जितनी भी कम्युनिटीज थी उन सब का रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन भी था, मुस्लिम्स का भी था, सिखों का भी था, पारसियों का भी था, एंग्लो इंडियंस का भी था, क्रिश्चियंस का भी था, एससी एसटीज का भी था और वुमेन्स का भी था। इतनी बात समझ में आ गई? सबका रिप्रेजेंटेशन था। अब हम बात करेंगे पॉपुलर वुमेन्स। आगे लिखना, पॉपुलर वुमेन्स हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना उतार लिया? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। पॉपुलर वुमेन्स, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पॉपुलर वुमेन्स हु वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पॉपुलर पॉपुलर वुमेन्स हु वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको याद रखना है, पहले तो टोटल वुमेन मेंबर्स कितनी थी? टोटल वुमेन मेंबर्स, टोटल वुमेन मेंबर्स हैं 15। टोटल वुमेन मेंबर्स कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 15। बट हम पॉपुलर वुमेन्स को ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो नाम लिखते रहना। हंसा जीवराज मेहता, पहला नाम है हंसा जीव राज मेहता। हंसा जीवराज मेहता। दूसरा नाम राजकुमारी अमृत कौर। दूसरा नाम है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। 15 नहीं करेंगे पर इंपॉर्टेंट करेंगे। तीसरा नाम है दक्षयानी। दक्षयानी, DAKSHYANI, दक्षयानी। दक्षयानी। वेलाउधान, वेलाउधान, VELAYUDHAN, दक्षयानी वेलाउधान। नेक्स्ट वुमेन, बेगम एजाज रसूल। बेगम, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। तो हंसा जीवराज मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षयानी वेलाउधान, बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी के बाद आ जाओ दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख।
7th नंबर पर आ गई आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। 8th नंबर पर आ गई सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। तो यहां पर आपकी ये आ गई हंसा जीवराज मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षयानी वेलुधान, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सारी वुमेन्स का रोल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो हंसा जीवराज मेहता के बारे में लिखना, ड्राफ्टिंग फंडामेंटल राइट्स। इन्होंने क्या क्या काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? सबसे पहले तो इन्होंने किया, ड्राफ्ट किया फंडामेंटल राइट्स को। ड्राफ्टिंग फंडामेंटल राइट्स। ड्राफ्टिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को क्या किया? ड्राफ्ट किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? जेंडर इक्वलिटी की बात करी। जेंडर इक्वलिटी की बात करी। दूसरा नाम क्या किया इन्होंने? जेंडर इक्वलिटी की बात करी। जेंडर इक्वलिटी की बात करी। और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने वकालत करी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोला जाता है यूसीसी। ठीक, आगे हम इसको पढ़ेंगे। फिर राजकुमारी अमृत कौर ने क्या क्या काम किए? पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। इन्होंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पर काम किया। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। इन्होंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाई राजकुमारी अमृत कौर ने। नेक्स्ट है दक्षयानी वेलुदान। दक्षयानी वेलुदान कौन थी? ओनली दलित वुमेन इन असेंबली। एकमात्र दलित लेडी थी ये। ओनली दलित वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओनली दलित वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाई। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया? आवाज उठाई। बात समझ में आ गई? बेगम एजाज रसूल, ओनली मुस्लिम वुमेन। ओनली मुस्लिम वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओनली दलित वुमेन कौन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? दक्षयानी। बेगम एजाज रसूल कौन ली थी? ओनली मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम जो औरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट, ओनली मुस्लिम वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, पूर्णिमा बनर्जी के बारे में लिखो। इन्होंने किसकी बात करी? रूरल डेवलपमेंट की, गांव के विकास की। रूरल डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी। रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन की बात करी। रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन की बात करी पूर्णिमा बनर्जी ने। एंड सोशल जस्टिस। और तीसरा काम क्या किया इन्होंने? सोशल जस्टिस की बात करी। सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, दुर्गाबाई देशमुख, आगे इंपॉर्टेंट लेडी है। इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करी। जुडिशियल रिफॉर्म्स कि उस समय अंग्रेजों का ही कानून चल रहा था, उसको चेंज करने की जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स में काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सरोजनी नायडू ने किसमें काम किया? सिविल लिबर्टीज की बात करी इन्होंने। आम नागरिकों के हक क्या होंगे, क्या क्या आजादी होंगी, सिविल लिबर्टीज के बारे में इन्होंने बात करी। और सुचिता कृपलानी प्लेड अ की रोल, प्लेड अ की रोल इन फ्रेमवर्क ऑफ, इन फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेडीज हैं, आपको ये ध्यान में रखना था कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेडीज हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी। तो हमें रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी असेंबली होगी? वो असेंबली जिसने हमारा संविधान लिखा। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और वो वुमेन मेंबर्स टोटल कितनी थी? 15। उन 15 वुमेन मेंबर्स में हम पॉपुलर वुमेन्स को पढ़ेंगे। जैसे पहला नाम क्या है? हंसा जीवराज मेहता।
पहली वुमेन आप याद रखोगे हंसा जीवराज मेहता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा, क्योंकि वुमेन्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय वुमेन्स को इतनी आजादी नहीं थी कि वो ऐसा काम कर सके आज के मुकाबले। तो उस समय लेडीज जो जो सामने निकल कर आई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका नाम है। टोटल 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, हम कुछ 10 को ही पढ़ेंगे। तो हंसा जीवराज मेहता क्या बात करी इन्होंने, फंडामेंटल राइट्स को फ्रेम किया, जेंडर इक्वलिटी की बात करी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। फिर आती है राजकुमारी अमृत कौर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी, इन्होंने पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पर बात करी। फिर आती है दक्षयानी वेलाउधान, क्या नाम है, दक्षयानी वेलाउधान, ये एकमात्र एससी लेडी थी, एकमात्र ओनली दलित वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एकमात्र दलित वुमेन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या है, हिस्सा रही। इनका नाम था दक्षयानी, इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ बोला। उसके बाद बेगम एजाज रसूल, क्या नाम है, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, ओनली मुस्लिम वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एकमात्र मुस्लिम महिला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी, उनका नाम क्या है, बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट पूर्णिमा बनर्जी, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट की बात करी, एजुकेशन की बात करी, सोशल जस्टिस की बात करी। फिर दुर्गाबाई देशमुख, जुडिशियल चेंजेस की बात करी। सरोजनी नायडू ने सिविल लिबर्टीज, क्या क्या आजादी होंगे आम नागरिक को देश में, उस पर काम किया। सुचेता कृपलानी ने पूरा एक इंपॉर्टेंट रोल किया इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टोटल 8 लेडीज हैं, पॉपुलर लेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी। अभी के लिए हमको याद रखना है, टोटल वुमेन मेंबर्स कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 15 मेंबर्स रह चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका पहला पार्ट था, कल हम इसका दूसरे पार्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।